मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज 10th का हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ेंगे। पहले अध्याय को हम लोग समीक्षा करें कि अध्याय में क्या है। तो प्यारे बच्चों, पहले तो हम अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो प्रथम क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग कर करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य पालन, है ना। द्वितीय क्षेत्र वह आते हैं जिसमें उद्यम प्राथमिक उपयोग से प्राप्त वस्तुओं को दूसरे अंतिम प्रकार में परिवर्तन कर देते हैं। माने प्रथम क्षेत्र के वस्तुओं से द्वितीय माने उससे उपयोगी और बनाते हैं, वे द्वितीय क्षेत्र आते हैं। अर्थात प्रथम उद्यम या जिसमें उद्यम प्राथमिक उद्योग से प्राप्त वस्तुओं को दूसरे अंतिम प्रकार में परिवर्तित कर देते हैं, वो द्वितीय क्षेत्र आते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, आप जो है मान लिया जाए कि आप कृषि से उत्पादन किए गेहूँ, तो गेहूँ से आटा तैयार करना, आटा से मिठाई बनाना, ये सब आपका द्वितीय क्षेत्र आ जाता है। तृतीय क्षेत्र प्यारे बच्चों, जिसको सेवा का क्षेत्र, जिसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के उपयोग की सेवाओं के लिए उत्पादन करते हैं। जैसे परिवहन न रहेगा तो न तो प्रथम क्षेत्र के धान गेहूं कहीं जाएगा, है ना, और न तो आपको मिठाई वगैरह जो बनाए तो दूसरे जगह जाएगा। माने तृतीय क्षेत्र आपको क्या आता है, माने प्रथम और द्वितीय क्षेत्रों के उपयोग, याद रखिएगा, क्षेत्र के उपयोगियों को सेवा के लिए उत्पादन प्राप्त करना, जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब द्वितीयक हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में हम लोग जाने थोड़ा सा, तो अधिकांश संपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं प्रदान करती है, वो सार्वजनिक क्षेत्र है। और जहाँ पर सभी लोग वहाँ पर कार्य करते हैं, है ना। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जिसके परिसंपत्ति पर स्वामी और सेवा का वितरण का जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है, उसको निजी क्षेत्र कहते हैं। प्यारे बच्चों, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। केंद्रीय सरकार ने भारत में 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक व्यवस्था बनाया था। शिक्षित बेरोजगारी, जब आप जानते हैं कि जब शिक्षित प्रशिक्षित कुशल व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है, तो वह शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। और कुशल श्रमिक वह श्रमिक है जिसमें उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और अकुशल श्रमिक वे होते हैं जिसमें कोई लक्षण नहीं होते काम के प्रति, है ना। और मैंने बताया संचार तृतीय क्षेत्र का उद्गम है प्यारे बच्चों, संचार व्यवस्था, है ना। और सवेतन छुट्टी का प्रावधान संगठित क्षेत्र में होता है ना। प्राथमिक क्षेत्र में 1973 से पहले भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। निजी क्षेत्र का लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सामाजिक कल्याण और सुरक्षा के उद्देश्य से होता है। और मधुमक्खी पालन भी प्रथम क्षेत्र में आता है। और आटा से बिस्कुट बना दिए तो कौन क्षेत्र में आ गया प्यारे बच्चों, वह द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग जो है जान गए। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर ले चलते हैं प्यारे बच्चों, और उसी के अनुसार हम लोग कुछ पढ़ेंगे।
तो आप जानते हैं कि पर्यटक, निर्देश, धोबी, दर्जी, कुम्हार, ये सब के सब तृतीय क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन शिक्षक, डॉक्टर और सब्जी विक्रेता, वकील, प्यारे बच्चों, अब ये देखिए, ये सभी के सभी सब्जी विक्रेता तो प्राथमिक क्षेत्र में आ गया और अन्य सब तृतीय, क्योंकि सब्जी कृषि के क्षेत्र में आ गया। उस डायरेक्ट वो कबाड़ता है और बेच देता है ना। लेकिन डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस बल, तो प्यारे बच्चों मोची जो है वह द्वितीय क्षेत्र में आ गया, लेकिन अन्य सभी जो है तृतीय क्षेत्र में आ गए। अब मैं ये बता रहा हूँ कि सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालय और कर कारखाना जो है ये संगठित रोजगार की प्रकृति अगर कहा जाए संगठित है और 15% इसमें श्रमिक कार्य कर रहे हैं, है ना। लेकिन औपचारिक अधिकार पत्र सहित बेरोजगारों को अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक में 15% है। सड़क पर काम करने वाले लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक 20% ये काम करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमको इस चीज़ों को बारे में हम लोग जान रहे हैं कि सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों में वह संगठित है, 15% काम करते हैं। औपचारिक अधिकार पत्र सहित बाजारों में, अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक में ये संगठित है, 15% काम करते हैं। लेकिन सड़कों पर और घरेलू और श्रमिक ये प्यारे बच्चों असंगठित है और 20% काम करते हैं। लेकिन छोटे कार्यशालाएँ जो प्रायः सरकार द्वारा पंजीकृत न है, 50% लोग उसी में काम करते हैं। अब हमको ये देख लेना है कि प्यारे बच्चों प्राथमिक, द्वितीयक तो आप जान गए, लेकिन एक चीज़ हम बतलाना चाहते हैं कि इस अध्याय में प्रत्येक क्षेत्रों में रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों डीजीपी, सकल घरेलू उत्पाद से अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर मिल जाती है। विभिन्न क्षेत्रों का योगदान समझ में आता है। नीति निर्धारक के लिए डीजीपी, जीडीपी माने सकल घरेलू उत्पाद पर या एक तुरंत समझ में आने वाला रिफरेंस प्रदान करता है। इसलिए जीडीपी का अपना महत्व है। माने रोजगार के अवसर से किसी भी अर्थव्यवस्था की सही सेहत का पता चलता है। रोजगार से ना पता चलेगा कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी का महामारी आ गया तो रोजगार बिल्कुल पोस्टपोन हो गया। इसलिए रोजगार की आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। अब है प्यारे बच्चों कि जीवन के लिए काम करने वाले अपने आसपास में व्यवसायों के सभी कार्यों की लंबी सूची अगर हम लोग देखें तो प्यारे बच्चों प्राथमिक सेक्टर में देखें तो कौन, दूध वाला, किसान, मछली वाला। सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, इंजीनियर, फोरमैन, है ना। तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले टेक्नीशियन, सेक्टर में काम करने वाले चार्टर अकाउंट, बैंकर हो गए, शिक्षक, डॉक्टर आदि। प्यारे बच्चों अब कहते हैं कि तृतीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्र थोड़ा सा समझिए। तृतीय क्षेत्र भी भौतिक वस्तुओं का निर्माण, किसी भी भौतिक वस्तुओं का निर्माण नहीं करती है ना। और अन्य क्षेत्र भौतिक वस्तुओं का निर्माण करती है। तृतीय क्षेत्र में मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पड़ती है? नहीं पड़ती है। बैंक ये सब में है ना, केवल पैसा लेन देन है। भले कंप्यूटर की सहायता से ले रहे हैं, वो अलग चीज़ है। और अन्य क्षेत्र में मशीन की आवश्यकता पड़ती है। इन क्षेत्रों में श्रमिकों की मानसिकता, मैंने कौन चीज, तृतीय क्षेत्रों में श्रमिकों की मानसिकता, क्षमता अधिक जरूरत पड़ती है।
और अन्य सेक्टर में जो है श्रमिकों की शारीरिक श्रम की ही ज़रूरत पड़ती है। और तृतीय क्षेत्र में जैसे उदाहरण में डिजाइनर हो गया, सेफ हो गया, शिक्षक हो गया, वकील हो गए। लेकिन इसमें क्या हो गए, अन्य क्षेत्र में आपको मिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री आदि हो गए। मैंने प्रच्छन्न बेरोजगार मैंने बतलाया था। प्रच्छन्न बेरोजगार से आप क्या समझते हैं, है ना। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण दे करके बताया प्रच्छन्न बेरोजगार। प्यारे बच्चों, जब एक श्रमिक काम तो करता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, तो ऐसे स्थिति में प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाते हैं। ऐसे स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उसे बेहतर करने के लिए कुछ भी नहीं है ना। अगर उसको हटा दिया जाए भी तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, इस स्थिति में श्रमिक के पास कोई विकल्प नहीं होता है। किसी खास काम को करने के लिए वह मजबूर होता है। गांव में यह अक्सर ऐसा देखना पड़ता है। जैसे कुछ लोग ऐसा है प्यारे बच्चों, जिसको कुछ काम करने में मन नहीं लगता है, तो जब काम करने में उसको मन नहीं लगेगा, चुपचाप कृषि में लगेगा, दिन भर में जितना काम हो सके, संभव हो सके उतना किए, लेकिन दक्षता नहीं है। न तो वह बिजड़ा ठीक से उखाड़ सकता है, न वह मोरी कहीं पहुंचा सकता है। माने वह एक तरह के प्रच्छन्न बेरोजगारी, वह एक माने हम कह सकते हैं क्या, जिसको कामचोर व्यक्ति, आलसी व्यक्तियों का एक समूह है, बेरोजगारों का समूह है। तो यह चीज होता है, वह जो है मजबूर होता है, उसके पास न तो कोई दक्षता है कि दूसरा काम भी कर सके, है ना। तो खेत के अतिरिक्त और उनके पास माने अतिरिक्त लोग उस खेत पर इसलिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास काम करने का दूसरा कोई विकल्प नहीं। यह छुपी हुई बेरोजगारी का एक जीवंत उदाहरण है। शहरी क्षेत्र में किसी दुकान पर आपको कोई भाई काम करते मिल जाएंगे, उनका अलग अलग दुकान चलाना चाहिए, लेकिन सही अवसर के अभाव में उन्हें एक ही दुकान पर काम करने को बाध्य कर देता है। खुली हुई बेरोजगार और प्रच्छन्न बेरोजगार में क्या अंतर है, इस चीज़ों को समझे पहले। प्यारे बच्चों, जब किसी आदमी के पास, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जब किसी आदमी के पास कोई काम नहीं होता तो वह बेरोजगार है, और जब कोई आदमी काम तो कर रहा होता है लेकिन अपनी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर पाता तो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। याद रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं वह क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा, मन समझ गए। लेकिन जब किसी आदमी को काम बिल्कुल भी नहीं मिलता तो वह खुली बेरोजगारी कहते, कोई काम नहीं मिलता बेचारा, वह खुली बेरोजगारी कहलाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाता है। ऐसा कहना क्या आपके अनुसार सही है? प्यारे बच्चों, यह कथन आंशिक रूप से सही है, पूरा सही नहीं है, आंशिक रूप से सही है। जब हम 1973 में से 2000 तक तृतीय सेक्टर की वृद्धि को देखते हैं तो कह सकते हैं कि इस सेक्टर में वृद्धि हुई, लेकिन 2003 में जीडीपी में तृतीय सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो इस सेक्टर के अच्छे पहलू को दिखाता है। लेकिन जब हम रोजगार के अवसर के आंकड़े देखते हैं तो पाते हैं या पता चलता है कि तृतीय सेक्टर ने
रोजगार के उतने अवसर नहीं बनाए जो जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी से मैच कर पाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेरोजगार मुहैया कराने के मामले में तृतीय सेक्टर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बात सही है। और भारत में सेवा श्रमिक दो भिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। ये लोग कौन हैं, ये सब बारे में समझे तो सर्विस सेक्टर के नियम और नियमित और अनियमित श्रमिक काम करते हैं सर्विस सेंटर में, है ना। जो श्रमिक अपने हुनर और मानसिक क्षमताओं को उपयोग करता है और अन्य सीधे रूप से नियोजित होता है उसे नियमित श्रमिक कहते हैं। और जो श्रमिक ऐसे सेवा प्रदान करता है जो मानसिक क्षमताओं की खास भूमिका नहीं होती उसे अनियमित या अनौपचारिक श्रमिक कहते हैं। आंशिक रूप से नियोजित श्रमिक को ही अनियोजित श्रमिक के श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण अगर हम देखें तो एक ठेला मालिक जो किसी प्रकार से यहाँ कागज पहुँचाता है एक अनियमित श्रमिक होता है। प्यारे बच्चों, होता ना है। इस तरह से आपको समझना होगा। अब हम लोगों को देखना है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत है प्यारे बच्चों? हाँ, जहाँ असंगठित क्षेत्र है वो शोषण किया जाएगा। अगर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले को कम मेहनतना मिलता है, मन मजदूरी कम मिलती है, लंबी समय तक उसको काम करना पड़ता है, उन्हें छुट्टियां शायद ही मिलती है, सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिल पाती है, ये सब है। और अर्थव्यवस्था की गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियां के आधार पर हम लोग करते हैं, क्योंकि रोजगार की परिस्थितियां के आधार पर आर्थिक गतिविधियां को संगठित और असंगठित क्षेत्र में बांटा गया है। मैंने बताया था प्यारे बच्चों संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में। तो संगठित क्षेत्र किसको कहते हैं समझिएगा। कौन क्षेत्र? संगठित क्षेत्र किसको कहते हैं? इस क्षेत्र में काम करने का एक सिस्टम होता है और एक नियम सीमा रेखा के अंदर होता है। असंगठित क्षेत्र में कोई सिस्टम न होता है और ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का उल्लंघन होता है। संगठित क्षेत्र में दिया जाने वाले पारिश्रमिक सरकार के नियमानुसार होता है। असंगठित क्षेत्र में दिए जाने वाली पारिश्रमिक सरकार द्वारा पारिश्रमिक से कम होता है। श्रमिकों में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का हिसाब से सामाजिक सुरक्षा मिलता है, लेकिन इसमें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलता है ना। और संगठित में नौकरी सामान्य सुरक्षित होता है, इसमें सुरक्षित नहीं होता है प्यारे बच्चों। नरेगा का 2005 में जो आया था उसका कोई उद्देश्य था, आप उसको जानेंगे। तो काम के अधिकार को लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2005 में नरेगा लागू किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार के व्यक्ति को साल में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती थी। यह कार्यक्रम ग्रामीण में गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था। इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य था कि गांव से महानगर में पलायन करने वाले मजदूरों को रोकें। प्यारे बच्चों, अब है कि समझिएगा, अपने क्षेत्र के उदाहरण देकर के ये समझाना है कि निजी क्षेत्र के गतिविधियों एवं कार्यों का तुलना कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो ये जो है भारत के किसी छोटे शहर की ट्रांसपोर्टर सेक्टर को लिया जाए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को की बात करते हैं। ज़्यादा राज्यों में लंबी दूरी की
बसों का परिचालन स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा ही किया जाता है, जो एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा अन्य कोई प्राइवेट सेक्टर भी चलता है। इस स्टेट ट्रांसपोर्ट के श्रमिकों को सही वेतन और अन्य सुविधा मिलती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले में काम करने वाले लोगों को सभी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। कई राज्यों और स्टेटों में ट्रांसपोर्ट की सेवा बड़ी खराबी होती है, इसलिए प्राइवेट बसों से लोग आना जाना पसंद करते हैं। प्यारे बच्चों, अब एक चीज़ और मैं बात कर रहा हूँ कि किसी देश में आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का क्या योगदान है। प्यारे बच्चों, तो उसका आर्थिक विकास में पब्लिक सेक्टर का अहम भूमिका होता है ना। जब भारत एक गरीब देश हुआ करता था, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था की शुरुआती गति प्रदान करने के लिए पब्लिक सेक्टर ने ही अहम भूमिका निभाई। पब्लिक सेक्टर के आधार पर उद्योग और आधारभूत संरचना तैयार किए जाते थे, है ना। इसी कारण प्राइवेट सेक्टर फल फूल रहा है ना। इसी तरह से भारत की आर्थिक विकास में पब्लिक सेक्टर ने एक उत्प्रेरक का काम किया है। इस तरह से प्यारे बच्चों हुआ है। और एक मैं और आपको बतलाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा हम नहीं, जो दिक्कत होगा पूछ लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दे क्या चीज़, जैसे मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता है। उदाहरण देकर के सुनना है, ऐसे है प्यारे बच्चों, सही कर रहे हैं, है ना। सरकार द्वारा समय समय पर न्यूनतम मजदूरी घोषित की जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में न्यूनतम स्तर पर जीने के लिए यह कम से कम इतनी आय की जरूरत पड़ती है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कई मजदूर को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। इसलिए वे हमेशा गरीबी के बोझ ढोते रहते हैं। काम के दौरान सुरक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलू लागू हुआ है ना। ये सब प्यारे बच्चों पूरे चैप्टर को बना लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।